पहलगाम के बैसरन घाटी में एनआईए की टीम एक बार फिर से पहुंची है। एनआईए के डीजी श्रीनगर में मौजूद हैं और जांच के लिए विशेष उपकरण लेकर एनआईए की टीम बैसरन घाटी पहुंची है। एनआईए की टीम कल भी बैसरन घाटी गई थी। वहीं एनआईए के सूत्रों से खबर है कि कई खच्चर वाले इस वक्त एनआईए के रडार पर हैं और पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अब तक 1500 से 2000 खच्चर वालों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक लगातार 8 दिनों से पूछताछ में एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश का हिस्सा लगती है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल के नेतृत्व में तैयार इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एनआईए की रिपोर्ट को जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। जांच के समय एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जाँच का हिस्सा है। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बकायदा आईएसआई और लश्कर में पूरा एक गठबंधन बन चुका था, जिसके जरिए आतंकियों की एक नई फौज तैयार हो रही थी और उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नुमाइंदे। रूट क्या है और उनको हथियारों की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आतंकवादियों का सीधा संपर्क पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे उनके हैंडलर्स से था। एनआईए ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका का भी जिक्र किया है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्करों के सभी संपर्कों की सूची तैयार कर ली गई है और अब इनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब से पहलगाम हमले की जांच शुरू हुई है, ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सबसे ज्यादा सामने आई है और 200 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर जिनको चिन्हित किया गया है, उन पर शिकंजा करने की पूरी तैयारी है। दरअसल एनआईए सूत्रों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर किस तरीके से पनपे और अब उन पर काबू पाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, इस बात का भी जिक्र है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में तैयार इस शुरुआती जांच रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंपने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट से ये साफ है कि पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश थी, जिसकी डोर पीओके से खींची गई थी। भारत के खिलाफ इस साजिश के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक का एक्सपोर्टर बनकर सामने आया है। और भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इसी बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ धमकी दी है। उन्होंने टिग्रिस फील्ड फायरिंग रेंज में पाकिस्तान सेना के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक पर चढ़कर जमकर जहर उगला। मुनीर ने भारत को युद्ध को लेकर चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान इसका करारा जवाब देगा। वहीं युद्ध की आहट से पाकिस्तान में बौखलाहट का माहौल है। वहां के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर भारत विरोधी बयान दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंधु नदी को खतरे से बचाना है। हम सिंधु जल समझौते पर भारत के फैसले को नहीं मानते। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हम मिल बैठ के साथ होके अपना सिंधु का आवाज मुल्क के अंदर उठाते हैं, अब जब बैनुल अक़वामी सतह पे सिंधु खतरा में है तो ना सिर्फ ये सूबा के तमाम अवाम, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे किसी और जमात के साथ हो, आप हमारे साथ खड़े होंगे और इस सिंधु को मोदी के खतरे से दफा करें। अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद
इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। इस बीच यूपी के शाहजहांपुर में आज भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाई। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राफेल, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। आज 3 घंटे का नाइट लैंडिंग का शो भी होगा 7 से 10 बजे तक। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन, हालांकि रात को नाइट शो नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुवनंतपुरम के विजिंजाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पस सी पोर्ट का उद्घाटन किया। 8900 करोड़ की लागत से बना देश का यह पहला डीप सी कंटेनर डेडिकेटेड पोर्ट है। इस पोर्ट को प्रधानमंत्री ने देश के विकास में मील का एक पत्थर बताया। इस पोर्ट को अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर चुटकी भी ली। दरअसल उद्घाटन समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का यह समारोह देखकर कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बस मैसेज चला गया जहां जा रहा था। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और 8 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इस बड़ी खबर पर डिटेल दे रहे हैं शंकर आनंद। पिछले कुछ दिनों पहले नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक चार्जशीट दायर किया गया था और उस चार्जशीट पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन तमाम आरोपियों को नोटिस जारी किया है जिनका नाम उस चार्जशीट में है। और जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अगर बात करें तो उस चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों का नाम जिक्र है। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में तफ्तीश के दौरान में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, कई अन्य आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उसी के आधार पर यह चार्जशीट को दायर किया गया था। अब चार्जशीट दायर करने के बाद जब कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है तो इस मामले पर जो अगली तारीख है उस अगली तारीख पर उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। अगर बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, सैम पित्रोदा की बात करें या सुमन दुबे की बात करें या अन्य आरोपियों की बात करें जो जिनका नाम चार्जशीट में है, तो उनके खिलाफ किस तरह से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से उनका बयान दर्ज किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट दायर किया गया है, तो इस मामले में जो अगली तारीख है कोर्ट के द्वारा वो अगली तारीख मुकर्रर हुई है 8 मई की। तो 8 मई को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा और कोर्ट में हाजिर होने के बाद उन्हें कोर्ट से बाकायदा जमानत भी लेना होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ देखा जाए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए कि कोर्ट के द्वारा जिस तरह से अब कार्रवाई आगे की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में चाहे बात करें राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें या कई अन्य आरोपियों की बात करें जिनका नाम नेशनल हेराल्ड मामले में आ रहा है या आगे इस मामले में आने वाले दिनों में उन लोगों से जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कई अन्य और भी आरोपियों का नाम इस मामले में सामने आ सकता है। तो कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बाबा रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शरबत जिहाद मामले में ये टिप्पणी की है और बाबा रामदेव को दोबारा हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।
असल में कोर्ट की मनाही के बावजूद बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिए। कोर्ट की सुनवाई की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर के एक टिप्पणी की थी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। बाबा ने दिल्ली हाई कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि अपना वीडियो हटा लेंगे, लेकिन ठीक उसके उलट उनका एक और वीडियो ऐसा ही वायरल हो गया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपील करी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको फिर से फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बाबा अपनी ही दुनिया में रहते हैं और वो किसी के काबू में नहीं है। हम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी करेंगे और उन्हें बुलाएंगे। इसके बाद आज जब इस मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बाबा रामदेव को एक बार और हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इस मामले को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट नहीं देंगे या फिर कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 9 मई को करेगा। इधर यूके से सस्ती स्कॉच विस्की और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कारों के आने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच जिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी वो अंतिम दौर में पहुंच गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या चल रहा है अभी और एग्रीमेंट साइन हो सकता है क्या? ये कितना अहम होगा? देखिए, ये एग्रीमेंट साइन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस पर सहमति कब बन जाती है। तो बहुत हद तक संभावना है कि इस वीकेंड में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और अटकलें ये लगाई जा रहे हैं कि हफ्ते में दूसरी बार, एक ही हफ्ते में दूसरी बार उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यूके पहुंचने वाले हैं और वहां पे इस डील को सील कर दिया जाएगा। यानी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत किन किन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी यूके घटाएगा, किन किन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटाएगा और दूसरे मोर्चे पर किस तरह की राहत एक दूसरे को देगा, ये पूरा सील कर दिया जाएगा। उसके बाद उसके कानूनी पहलुओं को लीगल वेटिंग की तरह देखा जाता है और उसके बाद उस पर साइन किया जाता है। लेकिन ये डील सील हो जाना अपने आप में बड़ी बात होगी और इसकी संभावना है कि शायद वीकेंड में आप इसको होता हुआ देखेंगे। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि जिन दो देशों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट को अपने यहाँ ज़्यादा बाजार देते हैं। मिसाल के तौर पर जो यूके की स्कॉच विस्की है या फिर वहाँ की वाइन है, वो भारत में जब आता है तो अभी 150% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उस इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया जाएगा, किस्तों में घटा कर काफ़ी कम किया जाएगा। इसी तरीके से वहाँ के जो लैंड जगुआर कार आती है या फिर ऐसी कारें आती है तो वहाँ पे 100% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है भारत में, तो दोगुनी कीमत यहाँ पे हो जाती है। तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भारत घटाएगा और वहाँ के डायमंड, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आती है तो यहाँ भी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो वो भी कम होगा। दूसरी तरफ भारत के जो सामान जाते हैं यूके में, वहाँ भी यूके उस पर ड्यूटी घटाएगा। जैसे भारत से जो लेदर प्रोडक्ट हैं, फुटवेयर प्रोडक्ट हैं, वो ज़्यादा जाएगा, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा। गारमेंट ज़्यादा जाएगा भारत से, उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगा। भारत के लोग वहाँ ज़्यादा जॉब वीज़ा मिलेगा तो वहाँ लोग ज़्यादा आसानी से नौकरी कर सकेंगे। तो ये सारे फायदे होंगे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने से। यही वजह है कि इसको जल्द से जल्द साइन करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज दिल्ली में 400 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर स्कीम के तहत, देवी स्कीम के तहत चलाई जा रही हैं। 23 सीटों वाली इन बसों में 6 सीटें पिंक सीट्स की होंगी, यानी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इन बसों में महिलाओं के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। ये बसें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस हैं। दिल्ली में पहले से 2000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल के अंत तक 2000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और अगले साल के अंत तक दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा। हमसे खास बातचीत में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अगले महीने दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी आ सकती है। सर, ये बताइए कि जैसे अभी 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है ये जो पॉलिसी है, क्या हम उम्मीद करें कि इस 3 महीने के बाद जो नई पॉलिसी आ सकती है? मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के अंदर आएगी, शायद अगले महीने भी आ जाए। और मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपको इंश्योर करता हूं कि ईवी पॉलिसी जो आएगी इतनी अच्छी आएगी, दिल्ली की जनता उसको पसंद करेगी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर, 2030 के लिए क्या लक्ष्य है ईवी की अगर बात करें दिल्ली का? 2030 से तो 100% ईवी पे आ जाएंगे, 100%। चाहे सारे सेगमेंट्स में बसेस,
एवरीथिंग। आप 30 ज्यादा चले गए, मेरा टारगेट तो 2027-28 तक है, और जो चीज पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं उसमें ऐसा आपको मिलेगा। क्या ग्रीन टैक्स, ग्रीन लेवी की भी बात कही जा रही है कि वो भी लगाया जा सकता है? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ उसका उत्तर देना ठीक रहता है। धन्यवाद सर। और अब बात करते हैं आज के मार्केट की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के लिए मुनाफा वसूली का दिन रहा। बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 260 पॉइंट चढ़कर 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई और निफ्टी 13 पॉइंट चढ़कर 24,347 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज के बाजार में मेटल, फार्मा, रियल्टी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। एफएमसीजी, पीएससी, एनर्जी इंडेक्स में प्रेशर रहा और आईटी, तेल गैस इंडेक्स बढ़त हासिल करने में कामयाब रहे। तो बाजार में अभी फुल जोश दिखाई दे रहा है, सभी तरफ से गुड न्यूज़। तो ये न्यू हाई की तरफ भी बढ़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ टेंशन भी घटा है, लेकिन अमेरिका में मंदी की आशंका गहरा रही है। ऐसे में आज आवाज़ अड्डा में सवाल पूछेंगे और जवाब भी जानेंगे। बाजार सब चंगासी 7:57 पर। फरवरी में रिकॉर्ड निचला स्तर छूने के बाद रुपए में मजबूती का सिलसिला जारी है। इंट्राडे में डॉलर के मुकाबले करीब 6 महीने की ऊंचाई पर रुपया पहुंच गया था। डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। रुपए में आज जोरदार बढ़त देखने को मिली। आपको याद दिला दें कि फरवरी में रुपया 88.10 का रिकॉर्ड लो छुआ था और उसके बाद फरवरी में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। मार्च में 2% की बढ़त थी और अप्रैल में 1% की तेज़ी के साथ साथ हमने यहाँ पर रुपए में लगातार इम्प्रूवमेंट आते हुए देखी है। सो मच सो कि आज 84 का लेवल भी टूटा और 83.78 के लेवल्स के आसपास शुरुआत में यहाँ पर रुपए ने खुल के ज़ोरदार प्रदर्शन दिया। उसके बाद ऑफकोर्स काफ़ी सारे ये जो गेंस हैं बाजार लूज़ करता हुआ नजर आया, लेकिन रुपए में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं जिनका फ़ायदा रुपया आगे जाकर भी यहाँ पर उठा सकता है। वेल मेन थिंग ये है कि एक सस्टेनेबल रैली हमने इंडियन इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पर आते हुए देखी है। दूसरा ये कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखें फॉरेन इन्फ्लोज की तरफ से, तो वो 11 लगातार दिन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है 2 सालों में जिस तरह का पैसा हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर आता हुआ देखा। थर्ड चीज़ है कि ब्रॉड रीजनल करेंसी भी यहाँ पर तेज़ी में है, यानी कि अगर आप इंडोनेशियन रुपये की बात करें, सिंगापुर डॉलर हुआ, इन सभी करेंसीज में, एशियन करेंसीज में भी तेज़ी है जिसका फ़ायदा यहाँ पर रुपए को मिला। इसके अलावा आप एक्सपोर्टर हेजिंग भी हम यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं, क्योंकि रुपए अप्रिसिएट हो रहा है तो उनको नुकसान है, तो वो यहाँ पर हेज करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो काफ़ी सारे बैंक्स हैं वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर डॉलर खरीद रहे थे, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए को मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म है कि इसी साल में और अगले 3 महीने में शायद हम यहाँ यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ देखेंगे, उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनवाइंडिंग है बेरिश रुपी डॉलर की, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए में देखने को मिला है। ऑफकोर्स जो एक ट्रेजेक्ट्री है नियर टर्म के लिए वो रुपए के लिए पॉजिटिव नज़र आती है। मार्केट्स ऐसा भी कह रहे हैं कि 83.5, 83 तक भी रुपया यहाँ पर इस क्वार्टर में आपको उस तरह के गेंस भी दिखा सकता है। ऑफकोर्स जो नियर टर्म क्यूज़ हैं, इवेंट्स हैं, जिस तरह का डेटा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आएगा, उसका इम्पैक्ट हम रुपए में आता हुआ देखेंगे। एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान को एनएससी आईपीओ के लिए सेबी से एनओसी मिलने का पूरा भरोसा है। हमारे सहयोगी चैनल टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि रेगुलेशन की सभी शर्तें वो पूरी करेंगे। No, we have also heard the interviews of SEBI chairman and we are very positive that at some point in time they will give us NOC given the positive information is given. Okay. And if SEBI asks you to bring your stake in NSE clearing down to 50%, what is your view on that? Once the regulations are in place, of course NSE has complied with all the regulations of the past and it will comply with all regulations in future. दूसरी बातचीत में सेबी चेयरमैन ने कहा था कि एनएससी के आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मुद्दे हैं जिनको सुलझाने पर काम हो रहा है। बहुत चर्चा हो रही है कि एनएससी के आईपीओ का क्या इस समय स्टेटस है। तो एनएससी आईपीओ के बारे में जो 4 इश्यूज हैं जिस पे कि हमारी चर्चा एनएससी से हो रही है। सो
कुछ हमने इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी थी, कुछ उन्होंने जवाब दिए हैं, उसके बारे में बातचीत करके हम रिजॉल्व करेंगे उसको, क्योंकि एक तो उसमें लिटिगेशन का इशू है कि सेटल वॉट एवर इज़ लेफ्ट आउट, दूसरा उसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन का रोड मैप का इशू है, क्या रोड मैप होना चाहिए, तीसरा गवर्नेंस है, चौथा टेक्नोलॉजी है। सो चूँकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट इंस्टीट्यूशन है, ये ठीक है कि BSE लिस्टेड है और NSE लिस्टेड होने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हमें होनी चाहिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं वेव समिट की। NSE ने आज वेव्स इंडेक्स लॉन्च किया है। इस मौके पर NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान ने कहा है कि इस इंडेक्स में मीडिया एंटरटेनमेंट की 43 कंपनियां शामिल होंगी। Created this index called Nifty Waves Index, which basically covers all the virtual activities from music to gaming and in between everything. And that's where I think this is a unique index. It has been done specifically for an industry we believe is going to grow leaps and bounds going forward. और मुंबई में चल रहे वेव समिट का आज दूसरा दिन है। 1 मई को जियो वर्ल्ड सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव समिट का उद्घाटन किया था। वेव समिट के दूसरे दिन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने शिरकत की। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन कला का बड़ा प्रशंसक है और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। Soon to be the third largest in the world, meets our soaring global soft power. We are a timeless civilization that gifted humanity with the enduring ideals of Satya, Ahimsa, Ekta and Aman, truth, non-violence, unity and peace. A luminous nation that gave the world the wisdom of the Vedas, the Bhagavad Gita, and the teachings of Gautam Buddha and Mahatma Gandhi. Bharat is where it all began. India is the origin of Om, the sound of the birth of our universe, the birthplace of zero, Shunya, the beginning of the infinite, the home of Sanskrit, that gave the world language. The land of yoga and Ayurveda. We are the very cradle of civilization, a cultural force whose time has come once again. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक और झटका दे दिया है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स छूट का दर्जा समाप्त कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि हम हार्वर्ड का टैक्स छूट दर्जा समाप्त करने जा रहे हैं, वो इसी के लायक है। इससे पहले ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $2.2 बिलियन की फंडिंग भी रोक दी थी। आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में भव्य धार्मिक समारोहों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कपाट खुलते ही भक्तों ने मंदिर के अंदर जलती अखंड ज्योति के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे और कपाट खुलने के बाद दर्शन किए। मंदिर में PM मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा हुई। यात्रा प्रारंभ हो गई है, बाबा के द्वार खुल गए हैं, तो यात्रा अच्छी होगी। हम सभी देशवासियों का, सभी श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, चूंकि ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा कम से कम कठिनाई में संपन्न हो, अच्छी हो, बाबा उन पर कृपा करें।
अहमदाबाद में अवैध रूप से बसा एक मिनी बांग्लादेश अब प्रशासन के लिए क्या खतरा बन गया था? कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद क्यों प्रशासन ने इस बस्ती को गिराने का कदम उठाया और यहाँ रहने वाले लोगों का आतंकियों से क्या है कनेक्शन? इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं केतन जोशी। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सबसे बड़े चंडोला तालाब में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से कई सालों से बांग्लादेशी रोहिंग्या ने कब्जा कर लिया था। ये जगह तब सुर्खियों में आई जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और बांग्लादेशियों को देश से भगाने की बात आई। आप देखें कि ये जो आसपास में जितने भी कच्चे पक्के मकान है, झोपड़ियां है, वो लल्लू पठान नाम का एक शख्स है, वो बांग्लादेश से लोगों को बुलाकर यहाँ सालों से झोपड़ियां और मकान रेंट पर देता था। लेकिन जब प्रशासन को पता चला तब काफी देर हो गई थी। यहाँ खुद गृह मंत्री ने कहा है कि कुछ महीने पहले 4 लोगों को जो पकड़ा गया था, उनमें से 2 लोग अल-कायदा के स्लीपर सेल थे। इनमें से भी कई सारे लोग जो कि बांग्लादेशी है, वो घुसपैठिए और आतंकवादी प्रवृत्ति में लिप्त होने की पूरी संभावना है। 1000 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर दिया है और कई लोग यहाँ से भाग गए हैं। अभी ये डिमोलेशन का काम जारी है और दोबारा कभी यहाँ इंक्रोचमेंट न हो, उस दिशा में पुलिस और प्रशासन काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि न केवल ऐसे घुसपैठिए को देश से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन आतंकवादी प्रवृत्ति में अगर वो लिप्त है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल तो लल्लू पठान को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ यहाँ चैनल पर और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।